इसमें जितने लोग लगे हैं काम में उनकी संख्या कम होती है, लेकिन इसका योगदान लगभग 60% हो चुका है। तो 60% सेवाओं का योगदान, लगभग 1/4 कारखानों का, मैन्युफैक्चरिंग का, औद्योगिक योगदान, और 16, 17, 18% की दर में रहता है कृषि का योगदान। और सब में जहां 80-82% लोग पैसा घूमता है देश की आमदनी का, उसमें 40% लोग हैं, और जहां 60% लोग हैं वो कृषि है, जिसमें 16, 17, 18% है। हर साल कुछ कमती बढ़ती अंतर हो जाता है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि सबसे नाजुक हालत अर्थव्यवस्था में किसी एक वर्ग की है तो वो कृषि क्षेत्र की है। यह भी स्पष्ट है कि जितने लोग संख्या में कृषि में लगे होने चाहिए वो आवश्यकता से बहुत ज्यादा हैं। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज है, लेकिन जहां 4 लोग काम कर सकते हैं वो परिवार के 18 लोग काम कर रहे हैं। 18 के 18 के पास काम है, लेकिन जो उनकी शक्ति है उसकी तुलना में काम कम है। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब कोई भी समाज की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, और यह पूरे विश्व में हुआ है, इसको कोई रोक नहीं पाता, कि जिन देशों में औद्योगिक क्रांति आई, वो औद्योगिक क्रांति में कृषि में से लोग निकले, परिवार के कुछ सदस्य कृषि में रह गए और किसी ने उद्योग लगा लिया या किसी उद्योग में कर्मचारी बन गए। कोई पढ़ लिख गए तो बाकी सेवाओं में चले गए। तो जो गांव की और परिवार की अर्थव्यवस्था थी, जितने लोगों की कृषि में आवश्यकता थी उतने कृषि में रह गए और बाकी अन्य क्षेत्रों में चले गए, और गांव के जीवन में उससे संपन्नता आई। गांव में जो सुविधा थी वो लगभग उस प्रकार की सुविधा थी जैसी शहर में होती है। हमारे पुराने राष्ट्रपति कलाम साहब वो बार बार अपने भाषणों में एक शब्द का प्रयोग करते थे, PURA, पूरा, जिसका अर्थ यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के गांव में से लोग छोड़ के शहर में ना जाएं। यह तब होगा जब आर्थिक गतिविधि का केंद्र गांव बन जाएगा और गांव में रहने की सुविधा वो होगी लगभग वैसी जैसी शहर में उपलब्ध है। अपने देश में कम स्थान में है। आप गोवा में जाओ तो पता नहीं चलता कि शहर कहां समाप्त हुआ और गांव कहां शुरू हो गया। जो गांव के घर हैं लगभग शहर जैसे ही हैं। विदेशों में भी जो लोग शहरों के बाहर गांव में रहते हैं, ग्रामीण घरों का स्तर भी लगभग वैसा होता है। हमने न तो सुविधाएं दी और आर्थिक क्रांति जो पूरी दुनिया में उद्योग, तो अपने देश में न तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों को वो सुविधा दी, ना वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, और औद्योगिक क्रांति तो जैसे इस देश को छू ही नहीं। औद्योगिक क्रांति समाप्त होने के बाद देश भर में छोटे मोटे बड़े उद्योग लगने शुरू हुए, और इसलिए आज जब इस समस्या का हल ढूंढना है तो चारों दृष्टियों से आपको सोचना पड़ेगा।
आज हम जब चिंता करते हैं, आप लोग आसपास के देश भर के क्षेत्रों से आए हैं दिल्ली में, तो आपको बड़े नगरों में लगता है कि बहुत सुविधाएं मिल गई, सड़कें अच्छी हो गई, फ्लाईओवर बन गए, बिजली उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, कोई भी आता है तो रोजगार उपलब्ध है। देश के कोने कोने से लोग मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों में जाते हैं। क्या हमने इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र का जो आर्थिक ढांचा था, अर्थव्यवस्था का कितना पैसा उसमें खर्चा? जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार यह लंबी सोच आई कि हर गांव की सड़क को पक्का किया जाए, और केवल सड़क नहीं, बिजली की, पानी की, स्कूल की, स्वास्थ्य की, हर प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता थी। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, जो मैंने 60% और 17% का आंकड़ा आपको दिया, कि 60 में से धीरे धीरे 5, 10, 15, 20, 25% लोग इस क्षेत्र में से निकलेंगे, परिवार के बाकी लोग कृषि देखेंगे और अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। आज गुजरात सबसे संपन्न राज्यों में से माना जाता है। गांव में खेत भी है। जो सफेद क्रांति आई दूध की, गांव की महिलाएं उस दूध के व्यवसाय में शामिल हैं। रोज अपना जो दूध गाय देती है, भैंस देती है, तो उसको लेकर जो मिल्क सेंटर गांव का बना हुआ है वहां चली जाती है। दिन में 2 बार उसको कैश पैसा मिलता है। तीसरा सदस्य परिवार का होगा तो वो किसी उद्योग में काम करता है या अपना व्यवसाय करता है। चौथे ने छोटा मोटा अपना उद्योग लगा लिया। और जब चारों तरफ से आमदनी के केंद्र बन गए, साधन बने, तो वो गांव का परिवार संपन्न हो गया। लेकिन अगर सभी के सभी उसी उतने बड़े खेत में लगे रहते तो कभी संपन्नता आने की संभावना नहीं थी। एक विशेष समस्या यह रही। दूसरी समस्या रही कि केवल यह कहना कि कई बार हमने खरीद के दाम बढ़ा दिए, प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दिए, उससे लाभ भी होता है, लेकिन उससे किसान को संकेत भी मिलता है कि किस पैदावार में मैं जाऊं। लेकिन केवल बढ़ने से किसान में संपन्नता आ जाएगी, उसके बावजूद भी आत्महत्याओं की संख्या इतनी क्यों बढ़ गई? आत्महत्याओं की स्वाभाविक संख्या इसलिए बढ़ गई कि जब किसान को लगता है कि मैं कर्जे के ट्रैप में घिरा जा रहा हूं, उसकी इनपुट की कीमतें, उसकी बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, बीज का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, और बाजार में उसको पैदावार नहीं मिलती और उसका दाम नहीं मिलता। आज जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है, जो केवल देश के भीतर की नहीं, पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, हमारे विकासशील देशों का जो किसान है उसको दबाने की दिशा में है। और इसका एक स्पष्ट कारण है। पश्चिम के देशों में, विशेष रूप से यूरोप में और अमेरिका में, जो किसान खेती करता है वो केवल खेती की आमदनी के ऊपर नहीं जीता, सरकार उसकी सहायता करती है। जो सब्सिडी शब्द हम सुनते हैं वो सरकार द्वारा अपने किसान की मदद करना है, और उस मदद करने के उन्होंने कई तरीके ढूंढे हैं।
वो अपने किसान को एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी देते हैं कि तुम दुनिया के कमजोर देशों में जहां पैदावार कम है, फसल कम है या किसी फसल की जरूरत है, वहां जितना माल भेजोगे आपको उतनी ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। आपने फसल पैदा की, उसकी कीमत आपको $100 टन पड़ी, आपने $80 पे उस देश में भेज दी, तो आपको $20 का कम नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने उस भेजने के लिए आपको $40 आपकी जेब में डाल दिए। $20 से आपका घाटा पूरा हो गया और $20 आपको मुनाफा हो गया। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा रकम सरकार किसान की जेब में डाल देगी। यह पहली सब्सिडी है। दूसरी सब्सिडी है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें जितनी ज्यादा पैदावार करोगे आपको उतनी रकम जेब में मिलेगी। तो आपने पैदावार इतनी कर दी कि आप दुनिया के बाजार में उसको फ्लड कर दो, एक्सपोर्ट सब्सिडी अलग मिलेगी, इसकी सब्सिडी अलग मिलेगी। कई बार उन सरकारों को लगता है कि ज्यादा पैदावार करने में नुकसान है, तो वो योजना निकालती है अपने किसान के लिए जिसको हम क्रॉप हॉलिडे कहते हैं, और वो मजबूरी और विरोध में क्रॉप हॉलिडे होता है कि इस बार जमीन में फसल मत लगाओ, और फसल न लगाने का जो नुकसान होगा उससे ज्यादा सब्सिडी हम आपकी जेब में डाल देंगे। तो फसल न लगाने की भी कीमत उसकी जेब में आती है। और इस सब के अतिरिक्त पर्यावरण या पशुपालन, इसमें अच्छा काम करोगे तो उसके लिए भी सब्सिडी आपकी जेब में डाल देंगे। यूरोप और अमेरिका की सरकार गाय पालन करने के लिए इतनी रकम देती है कि जितनी हिंदुस्तान की सरकार किसी व्यक्ति को हिंदुस्तान में जिंदा रखने के लिए ना देती हो। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में था पशुपालन के संबंध में कि सरकार सहायता करेगी। तो जो अंग्रेजी के पत्र थे उन्होंने संपादकीय लिखने शुरू कर दिए, ये सरकार का काम है। तो मैंने कहा सरकार का काम नहीं तो किसका है? पूरा आप जाके यूरोप और अमेरिका में देख लीजिए। अब इन चारों चीजों के लिए सरकार कितना पैसा देती है इसकी कल्पना कीजिए। साल में 365 दिन होते हैं। यूरोप और अमेरिका में 2 स्थानों पर